अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा बेटा, मेरा लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे ग्राफ्स। जो बच्चे ज़हीन है, काबिल है, कंटेंट लवर्स है, उनको मेरी तरफ से सलाम। उन्होंने उन वीडियोस को सराहा, अप्रिशिएट किया और डिमांड भी किया। बहुत चालाक, यू आर वेरी क्लेवर ब्रो, यू आर वेरी चालाक ब्रो। आपने डिमांड किया कि सर वन शॉट सीरीज लेके आइए, एनसीईआरटी का रिवीजन भी कराइए। तो बेटा जी, आपकी खिदमत में हाजिर वन शॉट सीरीज, प्योर एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे और स्टार्ट करेंगे बेटा मोशन इन 1D से। ठीक है बेटा, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोशन इन 1D एंड वी विल रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। वेरी नाइस। अच्छा, तो मेरे फयाज बेटे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले क्वेश्चन आप खुद करोगे, मुझे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट समझाने दो जल्दी। 2 मिनट में मुझे समझाने दो, 2 मिनट मुझे समझाने दो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपके दिमाग में जवाब आएगा सर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा है। नहीं, इतना ही नहीं है, आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट को आप तब पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो जब आप इसका साइज कंपेयर करोगे किसके साथ? टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। नहीं आया समझ? अच्छा, आप अभी कमरे में कहां बैठे हो? जहां पर भी बैठे हो ना, जहां पर भी बैठे हो, उठो। उठ गए, अब 3 स्टेप आगे जाओ। गए, वेरी नाइस। जो आपका साइज है और जो डिस्टेंस आपने कवर किया, क्या आपका साइज नेग्लिजिबल है टू द डिस्टेंस यू कवर? नो, no, 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 no. Your size is not negligible as compared to the distance you cover. That means इस केस में बेटा, इस सिचुएशन में आपको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता। तो बेटा जी दिमाग में यह बात रखो कि एक ही ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। लेकिन देखो, ऐसा कोई सिचुएशन आपको मैं बोलूंगा बेटा उठो नानी हाल जाओ, बहुत खुश हो जाएंगे आप उठ के नैनीहाल जाओ जो बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर फॉर एग्जांपल। लेकिन आपका साइज अब कंपेयर टू द 10 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल। तो अब आप ही पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गए। तो कौन सा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, यह किस पे डिपेंड करता है बेटा? सिचुएशन पे, हालात पे। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी चीज के डायमेंशंस नेग्लिजिबल हुए कंपेयर टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, तब उस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, वरना नहीं मान सकते। तो यह चीज आप इस पे अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई करोगे आपको समझ में आएगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट तीनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये डी पार्ट है। अब मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा कि डी पार्ट क्यों है। A railway moving without jerks between two stations. 2 स्टेशन है, एक है स्टेशन श्रीनगर वाला, दूसरा है स्टेशन जम्मू वाला। ट्रेन दौड़ी छुक छुक छुक, ट्रेन दौड़ी छुक छुक छुक। कहां से? श्रीनगर से जम्मू। तो बेटा जी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू? 300 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन बेटा जी? 400 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ जो है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशंस नेग्लिजिबल हुआ ना, मतलब इस ट्रेन को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। अच्छा, ये ट्रेन कहां पे रुकेगा? ये ट्रेन रुकेगा ना प्लेटफॉर्म पे। वेरी नाइस। प्लेटफॉर्म क्या होता है? वो छोटा सा जिस पे आप रुक के ना ट्रेन का वेट करते हो, उसी को प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या यही ट्रेन कंपेयर टू द प्लेटफॉर्म जिस पे रुकती है पॉइंट ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो? द आंसर इज यस। बिल्कुल सही बोला आपने। सॉरी, द आंसर इज नो। व्हाई? व्हाई? क्योंकि अब जो ट्रेन का साइज है वो लगभग लगभग प्लेटफॉर्म के साइज के बराबर है। अगर ये प्लेटफॉर्म के साइज के बराबर है, अब ये ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आई डोंट थिंक वी नीड मोर डिस्कशन ऑन दिस। लेट्स कट दिस क्रैप एंड चलते हैं आगे। तो देखते हैं अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहता हूं रिगार्डिंग द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। सर थोड़ा दीजिए सर। 1 मिनट बेटे, 1 मिनट, 1 मिनट बेटे, 1 मिनट। यस, क्योंकि बेटा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मुंह सूख जाता है तो कुछ खाना पड़ता है। अच्छा देखो,
ओके, नाउ लेट अस गो टू द कॉन्सेप्ट. देखो बेटा, आप मानो जी ये और आप मानो जी ये. आप बोलेंगे सर ये क्या है और ये क्या है? ये है वो जगह जहां से आपने चलना शुरू किया. आपको कहीं जाना था, आपने शुरू किया पॉइंट ए से और आपको जाना है पॉइंट बी. आप गए ऐसे, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको रेड मार्क करूंगा. आप ऐसे गए, लहरा के, पल खा के, इतरा के, और कहां पहुंचे आप? पॉइंट बी पे. आप ऐसे करके गए, कोई जनरल पाथ आपने फॉलो किया. ये जो रेड लाइन है ये आपका एक्चुअल पाथ है. इस एक्चुअल पाथ का अगर मैं देखूंगा ये कितना है, इसका लेंथ देखूंगा, दिस लेंथ वी कॉल एज द डिस्टेंस जो आपने कवर किया. ठीक है बेटा. अगर मैं आपको इसी सिचुएशन में बोलूं, बेटे, अगर मैं आपको इसी सिचुएशन में सवाल पूछूं, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे सर जब जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है हम क्या करते हैं बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट किया. ये देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया. ये ए बी वेक्टर जो है ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर. ओके, अब मैं कंपेयर करना चाहता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, मगर डिस्टेंस क्या है? स्केलर. डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर. क्या कभी भी आप एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते बेटा. द आंसर इज नो. वी कैन कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ओनली. तो आई वांट टू कंपेयर द magnitude of the distance traveled by the particle to the magnitude of the displacement. जरा अपनी आंखें यूज करो बेटे, आंखें यूज करके मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको ज्यादा है? डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, डिस्टेंस ज्यादा है. किससे? डिस्प्लेसमेंट से कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से? वेरी नाइस, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से. तो मैं यहां लिखूंगा बेटा जी, इस केस में जो डिस्टेंस है उसको हम मानेंगे डेल्टा एस. ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डेल्टा आर. बहुत बढ़िया, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली. तो जनरली यही होता है. जनरली किसी भी सिचुएशन में जो एक पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है जनरली. अच्छा, देखते हैं क्या कभी बराबर हो सकता है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या कभी बराबर हो सकता है? हां, हो सकता है. देखो, ये है बेटा पॉइंट ए, ये है बेटा पॉइंट बी. आप गए फ्रॉम आप गए ए से बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. जो रेड पाथ है ना, रेड कलर आपका पाथ है. इस टाइम आपका पाथ ही स्ट्रेट है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस यू ट्रेवल? द डिस्टेंस यू ट्रेवल इज ए बी. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे आप बताइए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड? आप सर बोलेंगे ना इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन, वो भी तो ए बी ही आएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी ए बी है. मतलब इस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के क्या है? बराबर. मतलब दो पॉसिबिलिटीज हमने देखी. दूसरी, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ स्ट्रेट लाइन बट इट शुड नॉट कम बैक. दिमाग में रखो, वापस नहीं आना चाहिए. अगर वापस आया तो गड़बड़ हो जाएगा. इट शुड मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब विदाउट कमिंग बैक. तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है. तो हमने दो सिचुएशंस देखी. डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं बेटा जी, मैं क्या लिखूंगा? जनरल डिस्टेंस डेल्टा एस या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा. इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू. किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से. ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, क्या डिस्टेंस कम हो सकता है कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? पूछो खुद से सवाल. कैन द डिस्टेंस बी लेस देन द magnitude of the displacement? The answer is no, never. This is never possible.
because shortest path, shortest length between 2 points is the displacement. Distance can be either greater than the displacement or equal to the displacement. Distance can never be less than the magnitude of the displacement. इस चीज को आप याद रखोगे बेटा. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया. ठीक है. तो बेटा जी अगर मैं देखूंगा यहां पर रेशियो, इसी को एनसीईआरटी ने ऐसे पूछा है, रेशियो, इसको जरा रेशियो देखते हैं. डेल्टा एस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. ये आएगा ना बेटा रेशियो. इस डेल्टा आर को जब इधर लाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट कैन बी आइदर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, जिसका मतलब वही है जो मैं समझा रहा था. अब आप देखो डिस्टेंस और पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन करोगे आप बेटा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. इसने लिखा ऑलवेज. ऑलवेज थोड़ी ना होता है, बराबर भी तो हो सकता है. जनरली ज्यादा होता है, मैंने बोला था ऑलवेज ज्यादा नहीं होता, जनरली ज्यादा होता है. इज ऑलवेज लेसर, लेसर तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है. थर्ड, इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, गलत. इज ऑलवेज इक्वल थोड़ी होता है, कभी कभी इक्वल हो सकता है, यह भी गलत. डी पार्ट, मे बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. यस, मे बी सही चीज है, हो सकता है. कब? जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा वापस आने के बगैर. वेरी नाइस. अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं आपकी नॉलेज में, जो आपके पास ऑलरेडी मेरे फयाज बेटे बहुत ज्यादा है, ओवरफ्लो हुआ है आपको नॉलेज का. अब थोड़ा सा और ऐड करेंगे. क्वेश्चन, कैन डिस्टेंस डिक्रीज विद टाइम? द आंसर इज नो. याद रखो बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल कभी भी विद टाइम कम नहीं हो सकता. क्यों? जरा याद करो यार. याद क्या करना है, देखो आप जहां पर हो उठो और चलना स्टार्ट करो. जब तक आप चलते रहोगे, जब तक आप चलते रहोगे, जब तक आप चलते रहोगे, आपका जो डिस्टेंस का मीटर है वो हमेशा बढ़ता रहेगा. आप अगर वापस भी आओगे घर की तरफ, फिर भी आपके डिस्टेंस का मीटर बढ़ता रहेगा, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग अ पाथ. जब तक एक पाथ आप कवर करते रहोगे, ये देखो एक पाथ आप कवर करते रहोगे, वापस भी आओगे, कवर भी करोगे, कोई बात नहीं, फिर वहीं पे पहुंचे जहां थे. लेकिन ओवरऑल जब तक आप चल रहे थे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यू केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. तो डिस्टेंस जब तक एक बॉडी मोशन में है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, द बॉडी कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम. वेरी गुड. अच्छा जी, कैन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विद टाइम? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज विद टाइम, इट कैन डिक्रीज विद टाइम, इट कैन बी जीरो एज वेल. ओके, आई होप आपको बेटा. थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो आप याद रखोगे. अगर मैं आपसे बेटा सवाल पूछूं, डज नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन रिटार्डेशन? व्हाट इज द आंसर? क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा रिटार्डेशन होता है? मे बी यू विल से यस, मे बी यू विल से नो. चलो देखते हैं. मैं आपको एक सिंपल सा रूल देता हूं बेटा, यहां पर आप याद रखोगे. अगर कभी भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम हुआ, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों का साइन अगर सेम हुआ, तो बेटा जी स्पीड पार्टिकल का या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो विद टाइम हमेशा बढ़ता है. मतलब ये रिटार्डेशन नहीं है. अगर दोनों नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों का साइन सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा, कम नहीं होगा. तो यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी बट वो रिटार्डेशन नहीं होगी. वेलोसिटी विद टाइम जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा. तो याद रखोगे, अगर कभी भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन आपने सेम देखा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड विद टाइम बढ़ेगा. अच्छा, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो साइन होगा वो डिफरेंट हुआ, डिफरेंट, अलग अलग, यू पॉजिटिव ए नेगेटिव, यू नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो बेटा जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज होगा. यह रिटार्डेशन है. इसका मतलब द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन डज नॉट डिसाइड वेदर द पार्टिकल विल एक्सेलरेट और रिटार्ड. इट इज द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन relative to the
इनिशियल वेलोसिटी दैट डिसाइड्स वेदर इट विल एक्सेलरेट और रिटार्ड। तो क्या याद रखा आपने, अगर u एंड a का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों का, तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा या स्पीड बढ़ेगा 1D मोशन में। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट है तो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होगा, स्पीड कम होगा। तो यही एक क्वेश्चन है, अब आप इसको कर सकते हो आराम से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वन डायमेंशनल मोशन। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, पहला ऑप्शन क्या है, a constant speed in an interval must have non-zero acceleration in that interval। नहीं यार, गलत गलत बात, गलत बात। बोलता है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी बंदी दौड़ रही है, एक कोई भी बंदी दौड़ रही है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वन डायमेंशनल मोशन है ना बेटा। अगर कोई भी बंदा, कोई भी बंदी दौड़ रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना चाहिए। अरे काहे का नॉन जीरो यार, अरे क्यों भाई दिमाग का दही कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। तो इट कैन नॉट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इसलिए बोला है मस्ट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, दैट्स रॉन्ग। ओके, अच्छा जी, अगला, विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड मस्ट डिक्रीज। ये मैंने अभी समझाया, नो 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 नो। सी पार्ट, विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड में इंक्रीज, यस, आराम से। क्यों, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वहां से इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो स्पीड तो बढ़ेगी, स्पीड में इंक्रीज, यस दिस इज ट्रू। डी पार्ट, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड मस्ट इंक्रीज। नो, मस्ट थोड़ी ना इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वहां से इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो स्पीड थोड़ी बढ़ेगा, स्पीड तो बेटा कम होगा। ये तो मैंने सिखाया आपको, जो सिखाया वही अप्लाई करना है। तो चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, 10,000 रुपए वाला ये, लेकिन 10,000 मुझसे नहीं मांगना, घर वालों से मांगना बेटा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बोल रहा, ये देखो बेटा, इनकरेक्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये किया करो जब एग्जाम दोगे ना बेटा, तो करेक्ट इनकरेक्ट अंडरलाइन करना चाहिए। नॉट जहां पे लिखा होगा वो नॉट अंडरलाइन करो, सिली मिस्टेक्स कम करोगे। इनकरेक्ट दिमाग में रखो, कौन सा स्टेटमेंट गलत। ओके, पहला, a change in velocity may involve either magnitude or direction or both factors। yes, ये तो सही बात है। कहता है भाई साहब, जब वेलोसिटी को चेंज होना होगा तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या तो दोनों चेंज हो सकते हैं। आंसर इज यस। ये यहां पर एग्जामिनर भैया ने सही बात बोली। दूसरा, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यस, एब्सोल्युटली यस, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इसमें क्या है, ये भी तो ठीक है। सी पार्ट, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये देखो, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। नो 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 नो, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, मैंने ग्राफ बना करके दिए थे ना बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये गलत है। डी पार्ट, वेलोसिटी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अब ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन सीधे छपाया है, आप इसको दिमाग में रखोगे बेटे। बोल रहा है, बोल रहा है फयाज, बोल रहा है, वेलोसिटी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू एब्रप्टली एट एन इंस्टेंट, दिस चेंज इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। देखो देखो बेटा, समझाओ, समझाता हूं मैं। आप मानो कि मैं गाड़ी में चल रहा हूं बहुत तेज, किसी के पीछे दौड़ रहा हूं मैं बहुत तेज, बहुत तेज, आंधी की तरह तेज 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 तेज। अचानक से मुझे कुछ दिखा, मैंने ब्रेक मारी, मैंने ब्रेक मारी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैंने ब्रेक मारी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेलोसिटी जीरो होगा बराबर एट t इक्वल टू 4? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। इट ऑलवेज टेक्स सम टाइम फॉर द वेलोसिटी टू चेंज। Velocity can never change abruptly at a time। सही बात है, इसीलिए बेटा देखो ये बिल्कुल सही है। इसने बोला velocity cannot change its value abruptly at an instant, absolutely right, because the change is always continuous। सिंपल भाषा में बोले तो
वेलोसिटी चेंज होने में हमेशा टाइम लगता है। हाँ, चाहे वो टाइम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन टाइम लगता है, इट इज कंटिन्यूस। तो बच्चों अब हम आते हैं अपनी ड्रंकर्ड प्रॉब्लम पे, जिसमें एक पियक्कड़ चलता है। देखो कैसे चलता है, जो एग्जामिनर ने लिखा है आप पढ़ सकते हो। देखो कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है, 1 2 3 4 5, फिर 3 स्टेप्स वापस, 1 2 3, फिर यहां पे 1 सेकंड के लिए ये रुक जाता है। तो ही गोज 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड देन स्टॉप्स फॉर 1 सेकेंड। ये एक पूरा साइकिल है। एक साइकिल में क्या किया इसने, 5 स्टेप्स गया आगे, 3 स्टेप्स आया पीछे और 1 सेकेंड के लिए रुक गया। ठीक है बेटा, तो यही साइकिल ये रिपीट करता है। रिपीट यही साइकिल करते 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 एक टाइम आता है जब ये जिंदगी में बेचारा गड्ढे में गिर जाता है। हमें बोलना है हर स्टेप में लगते हैं 1 सेकेंड। इसको अगर गड्ढा कितना दूर है बेटा, इस आदमी से गड्ढा 9 मीटर दूर है, हमें बोलना है इसको गड्ढे में जब ये गिरेगा कितने टाइम में गिरेगा। देखो बेटा, हमने स्टार्ट किया 0 से, जाना है हमें गड्ढे में जो है 9 मीटर्स पे। जरा कैसे जाएंगे हम, ध्यान से देखो बेटा। स्टेप्स 1 2 3 4 5, 5 स्टेप आगे, अब 3 स्टेप पीछे, 1 2 3, तो यहां पहुंचा ये। ध्यान से देखो बेटा, 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 5, 3 स्टेप्स पीछे, 1 2 3, तो कितना टाइम इसको लगा, 5 + 3 हो गए 8, और रुका भी तो था 1 सेकंड के लिए, तो हो गए बेटा 9 सेकेंड्स। तो 9 सेकेंड्स में कितना आगे गया, 2 स्टेप एक साइकिल में। अगर हम ऐसा ही एक और साइकिल करेंगे तो ये और 2 स्टेप जाएगा ना, क्योंकि एक साइकिल में तो 2 स्टेप आगे गया, दूसरे साइकिल में और 2 स्टेप आगे जाएगा, दूसरे साइकिल में क्या होगा, 2 स्टेप, 1 2, पहुंचा ये इधर। इसमें भी कितना टाइम लगेगा बेटा, 9 सेकेंड। क्यों, क्योंकि हर साइकिल में 9 सेकेंड लगेगा ना, इसने बोला है ना, द साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन। पहले साइकिल में 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में 2 स्टेप आगे, दूसरे साइकिल में भी 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में 2 स्टेप आगे, पहुंचा यहां पे। अब इस फिर से क्या करेगा, 5 कदम आगे, 1 2 3 4 5, गिर गया बेटा गड्ढे में। अब इसको वापस आने का मौका नहीं मिला, मतलब तीसरी बार पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, वापस आने का मौका ही नहीं मिला। द मोमेंट ही वॉक्स 5 स्टेप्स ही फॉल्स इनटू द पिट, नाउ ही इज नॉट एबल टू कम बैक। दैट मींस अब इसको लगे कितने सेकेंड, 5 सेकेंड। 5 स्टेप्स 5 सेकेंड्स, तो टोटल कितना टाइम लगा बेटा, 9 + 9 हो गए 18, 18 + 5 हो गया जी 23 सेकेंड्स। द आंसर इज 23 सेकेंड्स। ये हो गया अपना ड्रंकर्ड प्रॉब्लम। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आता रहता है एग्जाम में। तो बेटा पियक्कड़ के बाद अब एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक आदमी है जो घर से निकलता है, कहां जाता है बेटे, मार्केट। मार्केट और घर के बीच की दूरी है बेटा 2 किलोमीटर्स। अच्छा जी, एग्जामिनर भाई साहब बोलता है जब ये जाता है, जाते जाते इसका स्पीड होता है 4 किलोमीटर/आवर। मार्केट में पहुंचता है, इसको वहां पे कुछ खरीदना है, ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसको खरीदने में, चीजें खरीदने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स। मगर 30 मिनट्स है बेटा, इसको हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाकी सारा इंफॉर्मेशन आवर 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 में है, सिर्फ ये मिनट में है। जो मिनट में है उसको घंटों में बदलेंगे, तो ये 30 मिनट्स हो गया आधा घंटा, 1/2 आवर्स। ओके, अच्छा यहां पर इसने अपना जो भी माल खरीदना था, माल खरीदने के बाद अब ये वापस घर को दौड़ा, लेकिन आप देख सकते हो बेटा वापस दौड़ रहा है एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर/आवर। वो इंफॉर्मेशन किस स्पीड से गया, 4 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। किस स्पीड से वापस आया मेरे बेटे, 6 किलोमीटर। शायद इसको मां का फोन आया था, बेटा मेहमान निकलने वाले हैं, जल्दी आ जाओ। तो ये गया 4 किलोमीटर/आवर से, आया लेकिन तेज 6 किलोमीटर/आवर से। हमें बोला गया है कि भाई साहब एवरेज स्पीड बताओ। देखो एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड। पहले देखेंगे अगर एवरेज वेलोसिटी बोला होता तो क्या होता। देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम।
तो ये घर से निकला था बाजार, बाजार से की खरीदारी, फिर वापस पहुंचा घर, इनिशियल पॉइंट भी घर, फाइनल पॉइंट भी घर, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी आ गया 0, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। द डिस्प्लेसमेंट इज 0, द एवरेज वेलोसिटी इज 0। मगर इसने क्या पूछा बेटा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना कवर किया जाता है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है बेटा। तो हम देखेंगे पहले हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटे टोटल डिस्टेंस। गया 2 किलोमीटर, वापस भी आया 2 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस दौड़ा? 4 किलोमीटर। तो लिखेंगे बेटे जी 4 किलोमीटर। अब निकालना है टोटल टाइम कितना लगा इसको। टोटल टाइम में आएंगी 3 चीजें, जाने वाला टाइम, मार्केट में रुकने वाला टाइम और आने वाला टाइम। वेरी नाइस। तो जाने वाला टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। अरे यार ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, जाते जाते यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 2 है, स्पीड है 4, तो लिखेंगे बेटा जाने वाला टाइम 2/4 डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लस वहां रुकने वाला टाइम 30 मिनट्स, हम लिखेंगे 1/2, प्लस आने वाला टाइम 2, डिस्टेंस है 2 मगर स्पीड है 6, तो 2/6 आएगा। दिस इज द टोटल टाइम। तो ये टोटल टाइम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2/4 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 इज 1, इट इज 1 प्लस 2/6 1/3, तो आएगा बेटा 4/3 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, टोटल टाइम इसको लगा 4/3 आवर्स। मुझे बताओ मेरा बेटा व्हाट इज द एवरेज स्पीड? शाबाश। टोटल डिस्टेंस 4 बाय टोटल टाइम 4/3 आवर्स। तो 4 ने 4 को काटा, बचा 3 किलोमीटर पर आवर। ये है बेटा जी आंसर। तो दिस फिनिशेस द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ बेटा रिवाइज हो गया, सीखने को मिला। चलते हैं अपने अगले सवाल। तो बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कि ये बहुत बेरोजगार सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैव द सेम यूनिट्स? इन 4 चीजों में से कितनी चीजों के यूनिट्स सेम है? मुझे नहीं लगता बेटा मुझे यहां बोलने की जरूरत है। अगर आपको यह भी नहीं आता है तो 10 ईयर कोर्स करना पड़ेगा नए से, तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको आता है, मैं बहुत खुश हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सिली मिस्टेक्स आर कंसर्न्ड। बेटा ये क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम में गलत करके आते हो, अक्सर। क्यों मैं बताता हूं। क्वेश्चन बोलता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस। ये है x इज इक्वल टू 9 + 3t स्क्वायर। व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पोजीशन है। मतलब ये अगर मैं जाऊं t = 0 पे, t = 0 पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 9। मतलब पार्टिकल ने ऑरिजिन से शुरू नहीं किया है, पार्टिकल ने शुरू किया है फ्रॉम x = 9 मीटर्स। क्यों? अरे भाई t = 0 डालो ना। अगर आपको देखना है ना पार्टिकल ने किस पोजीशन से शुरू किया, आप क्या करोगे? शुरू करना मतलब t = 0 डाल दो। t = 0 डाल दिया तो x का वैल्यू आएगा 9। तो मतलब पार्टिकल कहां से शुरू हुआ है? x = 9 मीटर से इसने अपना मोशन शुरू किया है। ठीक है, x is in meters, t is in seconds. What is the average velocity during the first 2 seconds of the motion? आपको क्या निकालना है बेटा? Average velocity. What is average velocity? Total displacement divided by total time. कितने टाइम में मेरा बेटा? फर्स्ट 2 seconds, पहले 2 सेकेंड में, पहले 2 सेकेंड में, पहले 2 सेकेंड में मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम t = 0 to t = 2. So how do you find the average velocity? एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो मैं लिखूंगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब शाबाश, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल x कोऑर्डिनेट? फाइनल मतलब t = 2 सेकेंड्स पे, इधर डालेंगे t = 2, 2 2 हो गया 4, 4 12, 12 + 9
होता है 21 माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 0 पे, तो इधर डालेंगे t इक्वल टू 0, तो अगर 9, ये देखो 21 माइनस 9 मीटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर हम 21 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, शाबाश, 21 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 11, मगर हमने किया 9 तो आएगा 12। वेरी नाइस, इट इज 12 मीटर्स, है ना। 12 प्लस 9 21, 21 माइनस 9 12। अच्छा, टाइम, टोटल टाइम है 2 सेकेंड। हाउ डू यू नो, इसने वहीं से बोला है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ मोशन, मतलब टाइम है बेटा 2 सेकेंड। अच्छा, मुझे आप बताओगे अब हाउ मच इज द एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज 12 डिवाइड बाय टोटल टाइम, इट इज 2 सेकेंड्स, तो आएगा बेटा 6 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर बहुत आसान सा सवाल है, बहुत। अब आप बोलोगे सर हम गलत क्या करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत क्या करते हैं, वो जब देखते हैं ना व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ मोशन, वो इस x को डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, इधर t का वैल्यू डालते हैं 2, उनको निकलता है फाइनल x कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाय करते हैं टाइम, आंसर नो 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 नो, दिस x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर यहां पे ये जो x है, इट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस यू नीड द इनिशियल पोजीशन एंड आल्सो द फाइनल पोजीशन, देन यू नीड टू सबट्रैक्ट द टू, you'll get the displacement, then you divide by the time, you get the average velocity। क्या बात है। तो बेटे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, एनसीईआरटी में है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बेटा जी जब जब आपको एग्जामिनर बोलेगा ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब यह होता है कि आप 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी है उनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। आप इन 4 इक्वेशंस में कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता आप ये 4 में से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते थे। एक गाड़ी है, a car covers a distance of 20 मीटर ड्यूरिंग 4th सेकेंड्स, 4th सेकेंड। अरे यार देखो, कान मेरी ओर, कान मेरी ओर, इसने 20 मीटर डिस्टेंस किया 4 सेकेंड्स में नहीं, 4 सेकेंड्स में नहीं किया, 4th सेकेंड में किया, 4th सेकेंड में। और जब आपको मैंने बोला कि 4th सेकेंड क्या होता है, 4th सेकेंड होता है t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4 मतलब 4th सेकेंड। अच्छा 7th सेकेंड क्या होगा, -1 जाओ, 7th सेकेंड होगा t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 7। अच्छा फर्स्ट सेकेंड क्या होगा, -1 करो, फर्स्ट सेकेंड को -1, 0 टू 1, समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। अब इस बॉडी ने 20 मीटर कवर किए ड्यूरिंग 4th सेकेंड, 4th सेकेंड मतलब t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4, इसकी डिस्टेंस है 20 मीटर्स। और इसे 25 मीटर्स कवर किए ड्यूरिंग 5th सेकेंड, 5th सेकेंड मतलब होता है t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5, इसने डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर्स। आपको बोलना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग 3rd सेकेंड ऑफ मोशन, तीसरे सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमारा सवाल है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, हम यस वेरी गुड s nth यूज करेंगे, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज। मगर मैं आपसे बाय द वे एक सवाल पूछना चाहता हूं इस इक्वेशन के बारे में, बेटा जी क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है? क्योंकि देखो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, the dimensions of the left hand side should be the same as the dimensions of the every term of the right hand side, every term। देखो यहां s nth है, ये डिस्टेंस के डायमेंशंस होते हैं
लेंथ के। मगर यहां तो बेटा वेलोसिटी है ना, u, ये तो वेलोसिटी है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली सही नहीं है ना। मगर फिर भी हम इसको यूज करते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि बेटा इसका आंसर यह है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, मगर हमें दिखता नहीं है। चलो ये आपको मैं एक ऐसा असाइनमेंट देता हूं कि आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ये इक्वेशन कैसे असल में डायमेंशनली सही है। ये आपका क्वेश्चन है। चलो हम इसको यूज करते हैं। तो एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। अब इस इक्वेशन में जो u होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखो बेटा, इस इक्वेशन में जो ये u होता है, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा वो एट t इक्वल टू 0, हमेशा याद रखो बेटा, इस इक्वेशन में जो u होता है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 0, ऑलवेज एट t इक्वल टू 0। अब a आपको पता है, इट इज द एक्सेलरेशन, और n आपको पता है, n मतलब किस सेकंड की बात हो रही है। जैसे यहां 4 सेकंड की बात हो रही है तो n का वैल्यू 4 आएगा, फिर 5th सेकंड की बात हो रही है तो n का वैल्यू 5 आएगा। इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब इसको मैं रब करता हूं। पहले मैं इक्वेशन यूज करूंगा 4th सेकंड। 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 20। तो मैं लिखूंगा एस nth इज 20 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे मैंने माना u, तो मैं लिखूंगा u प्लस एक्सेलरेशन हम मानेंगे a, बॉडी का जो दिया ही नहीं है हमने a माना, लिखे a बाई 2 मल्टीप्लाई बाई नुन्नू 2 nth 4th, तो लिखेंगे 4 माइनस करेंगे 1, तो इक्वेशन बनेगा 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 8, 8 माइनस 1 इट इज 7a बाई 2। ये हो गया जी आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम यही इक्वेशन को यूज करेंगे 25 मीटर्स के लिए, तो लिखेंगे बेटा अगला इक्वेशन, अब डिस्टेंस है 25 मीटर्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमेशा t इक्वल टू 0 वाला मानना है, वो फिर से लिखेंगे u प्लस एक्सेलरेशन a है तो लिखेंगे a बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n क्या है अब 5th सेकेंड, तो लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 1, तो इक्वेशन बनेगा बेटा 25 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 10 माइनस 1 इट इज 9a बाई 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप देख बेटा आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स है। कौन कौन से दो अननोन्स? u और a। ना आपको u पता है ना आपको a पता है। अब अगर आपके पास दो अननोन्स है, दो इक्वेशंस भी है, तो मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके u भी निकालना है, a भी निकालना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या करेंगे बेटा 25 20 और 25, हमें 25 माइनस 20 दैट इज 5 इज इक्वल टू u माइनस u इज 0 प्लस 9a बाई 2 माइनस 7a बाई 2 दैट इज 2a बाई 2। 2 ने 2 को खाया, इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो बेटा मिला हमें एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन इस बॉडी का है बेटा? 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। गाड़ी का एक्सेलरेशन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें u भी निकालना है, ये इनिशियल वेलोसिटी भी निकालना है। अब हम इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आराम से सबस्टिट्यूशन से। देखो बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करेंगे, ये देखो आराम से देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट में हम सबस्टिट्यूट करेंगे a का वैल्यू 5, सही बात है, a का वैल्यू 5 तो आएगा 20 इज इक्वल टू u प्लस a का वैल्यू 5 बाई 2, a के बदले 5 बाई 2 इंटू 7, तो आएगा बेटा u इज इक्वल टू 20 माइनस u इज इक्वल टू 20 माइनस 7 5 35 बाई 2 इज इक्वल टू 40 माइनस 35 इट इज 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गया जी आपका u। ये देखो तो हमारा सवाल हो गया सॉल्व। हमें बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी मिला 5 बाई 2 मीटर्स पर सेकेंड, हमें बॉडी का एक्सेलरेशन मिला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिस्टेंस ड्यूरिंग 3rd सेकेंड ऑफ मोशन। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 3rd सेकेंड ऑफ मोशन।
तो बेटा जी यूज करेंगे फिर से एस nth इज इक्वल टू यू क्या है आप 5/2 प्लस a/2, a क्या है 5, तो लिखेंगे 5/2 इंटू 2n क्या है बेटा थर्ड, तो लिखेंगे 3 - 1। ये मैं अब रब करूंगा, दिस आई वॉन्ट टू रब नाउ। सही बात है। तो हमें आया एस nth इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3 और 6 - 1 5, 5 इंटू 5/2। तो आंसर आएगा बेटा एस nth इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस 5 इज 30, तो आएगा 30/2, दैट मीन्स इट्स 15 मीटर्स। तो सही आंसर है ए पार्ट। तो इस क्वेश्चन को बेटा 2-3 बार आप करोगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल। तो मेरा बेटा अगला सवाल देखो, थकना नहीं है, आराम से सवाल जब आप देखोगे, अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हो, क्विक रिवीजन, फिर प्लीज वीडियो को देखो, आराम से देखो, चाय पियो यार, चाय पीते पीते देखो, टेंशन नहीं है, घूमते घूमते देखो, हेडफोन लगा के देखो, घबराओ मत। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भाई साहब ने जो पूछा है। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a 160 meter high building. ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट इसकी बंद है और आप ऊपर गए हो बिल्डिंग के ऊपर 160 मीटर। पता नहीं यार, जब हम बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं तो हमेशा कुछ फेंकने का मन क्यों करता है, ऐसा हमेशा होता है। एनीवेज, आप बिल्डिंग के ऊपर गए 160 मीटर्स और आपने एक बॉल फेंका, मगर नीचे नहीं फेंका, ऊपर फेंका। यार इंसान की मर्जी, इंसान को दिमाग दिया खुदा ने, जिधर मर्जी फेंक दिया, आपने ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉल को क्या होगा, ये पहले जाएगा ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा, फिर आएगा नीचे। तो हमें बोलना है कि इसको ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अक्सर बच्चे जो बिगिनर्स होते हैं फिजिक्स के, जो एक्सपर्ट होता है उसको पता है क्या करना है, जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो इसको डिवाइड करते हैं, वो इसको अपवर्ड जर्नी में अलग लेते हैं, फिर डाउनवर्ड जर्नी को अलग लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? फिर देखते हैं अपवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगा, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर देखते हैं वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा, फिर उन 2 टाइम्स को ऐड करके टोटल टाइम निकालते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, मगर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें जो इक्वेशन हमारे पास है ना, मैं एक इक्वेशन यहां पर यूज करूंगा, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है ना बेटा, ये असल में एक वेक्टर इक्वेशन है, बहुत पावरफुल है। इट्स अ वेक्टर इक्वेशन एक्चुअली। इस इक्वेशन में जो ये S होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब आपको बॉडी का पूरा पाथ अगर पता नहीं भी है, कोई बात नहीं, चलेगा। आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, वो इसमें डाल दो, ये बाकी काम खुद करेगी। नहीं आ रहा है समझ? देखो, ये बॉडी इनिशियली तो यहां है जहां से आपने फेंका, फाइनली ये बॉडी ग्राउंड पे है। तो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी पता है, हां 160 मीटर्स। बस यही तो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। The initial and the final point are separated by 160 meters. That simply means the displacement is 160 meters. You don't need to know the actual path followed by the body. That is the power of this equation. You understand me? क्या बात है यार, थोड़ा फिजिक्स कश्मीरियों को भी आती है यार, ताली बजाओ यार। एनीवेज, अच्छा जी, अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इनिशियल टू फाइनल जाना है तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे, इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे। तो आएगा बेटा -160 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है u, दैट इज 20, मगर ऊपर है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, तो 20t plus 1/2 of acceleration. In motion under gravity, acceleration is always downwards.
चाहे ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन नीचे, चाहे नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन नीचे, चाहे पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है एक्सेलरेशन नीचे। Whenever there is motion under gravity, acceleration is always downwards। तो इधर लिखेंगे माइनस g को हम लेंगे 10, 9.8 10 एक ही बात, चलो 10 लेते हैं, t स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो क्या बन गया हमारा इक्वेशन? माइनस 160 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो इसको अगर हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 5t स्क्वायर प्लस माइनस 20t, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना बेटा। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व भी करेंगे आप आराम से, देखो मैं जल्दबाजी तो नहीं करने वाला हूं, आराम से मैं इसको सॉल्व भी करूंगा ताकि आप सीखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। यहां हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। 5 को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा बेटा? टी स्क्वायर, 5 कॉमन, टी स्क्वायर माइनस 20t के बदले 4t माइनस, इधर क्या मिलेगा अगर आप 5 को कॉमन निकालोगे? ये तो डिविजिबल बाय 5 है ना, इसको होगा डिवाइड बाय 5, शाबाश 5 3 5 3 15 5 2 तो 32 इज इक्वल टू 0। 5 हमने निकाला कॉमन, ठीक है ना बेटा। अब 5 जाएगा उधर तो वो बनेगा 0, तो आंसर आएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। बन गई हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना बेटा। हम सीधा लिख सकते हैं t इज इक्वल टू माइनस b मतलब t का मल्टीपल, दैट इज -4, तो आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, t का स्क्वायर इट इज -4 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 a होता है t स्क्वायर का मल्टीपल दैट इज 1, c है -32, डिवाइडेड बाय करेंगे मेरे बेटे 2a का वैल्यू है 1, टी स्क्वायर का मल्टीपल a दैट्स 1। तो ये हो गया जी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हमें t के मिलेंगे 2 रूट्स, फिर जो नेगेटिव रूट होगा उसको डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैकेनिक्स में नेगेटिव टाइम्स इनसिग्निफिकेंट होता है, पॉजिटिव टाइम जो होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलो सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू -4, ये होता है बेटा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर इट इज 16, माइनस माइनस हो गया जी अपना प्लस 4 इंटू 32, 4 2 हो गया जी 8, 4 से हो गया जी 12 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना। तो t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 128 प्लस 16 इट इज 138 प्लस इट इज 144 डिवाइडेड बाय होगा 2, इट इज t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 144 आएगा बेटा जी 12 डिवाइड बाय करेंगे 2, इसका मतलब इज इक्वल टू बेटा जी 12 प्लस 4 इट इज 16, 16 बाय 2 8 सेकेंड, और 4 माइनस 12 -8 बाय 2 -4 सेकेंड्स। तो नेगेटिव वाले टाइम को हम करेंगे डिस्कार्ड, पॉजिटिव वाले टाइम को हम करेंगे एक्सेप्ट सर आंखों पे। तो आंसर है 8 सेकेंड्स, आंसर है 8 सेकेंड्स, कहानी हो गई खत्म। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो बेटा, इक्वेशन को अप्लाई करना सीखते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रेजेंटेशन की ओर। तो बेटा अगला सवाल फिर से एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें मैं बताता हूं क्या होता है। ए थ्री व्हीलर क्या होता है? ऑटो, हाँ वही ऑटो। ए थ्री व्हीलर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। स्ट्रेट रोड पे जाता है कितने सेकंड्स के लिए? 12 सेकंड्स के लिए। तो 12 सेकंड्स के लिए मेरा बेटा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? याद रखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब velocity is not constant,
velocity increases or decreases at a constant rate. That rate is called as acceleration. ये दिमाग में बेटा है ना आपको, मैं बस रिवीजन करा रहा हूं ना. तो यूनिफॉर्म मोशन अलग होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलग होती है. ठीक है बेटा. तो यहां पर क्या हुआ है, 12 सेकेंड्स के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. कितना एक्सेलरेशन है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड फॉर नेक्स्ट 6 सेकेंड्स. 12 सेकेंड्स के लिए मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. 12 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड तक बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड है. मतलब नाउ द मोशन इज यूनिफॉर्म. First it is uniformly accelerated for 12 seconds, then it is uniform for next 6 seconds. Okay, what is the distance covered by the three wheeler मतलब auto during first 15 seconds of motion? ये गोल मारा मैंने, 15 सेकेंड तक ही आपको जाना है. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली करूंगा. मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा इस पूरी प्रॉब्लम का. अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाना है? बेटा देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन के बारे में भी बोलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस के बारे में भी बोलेगा. मेरा ग्राफ्स के वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, वहां मैंने जबरदस्त तरीके से ये सब एक्सप्लेन किया था. तो यहां एक्सेलरेशन भी दिया है और मुझे डिस्टेंस भी निकालना है, मतलब आई कैन यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फर्स्ट थिंग इज, पहले 12 सेकेंड के लिए इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बताओ बेटा, मैंने तो कहा था आपको ग्राफ्स में कि जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब भी होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन. तो ये मैंने बनाया स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद अ स्लोप, जो कितने सेकंड के लिए चलेगा बेटा जी? 12 सेकंड के लिए. 12 सेकंड के लिए ग्राफ खत्म. तो मैंने स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप बनाया, इसलिए क्योंकि यहां एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो राइजिंग लाइन होना चाहिए. सब मैंने ग्राफ्स में बेटा एक्सप्लेन किया है. आगे ये चलता है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब अब एक्सेलरेशन 0 है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको दिखाना है कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब आप ऐसी लाइन बनाओगे जिसका स्लोप 0 होगा, मतलब अगेन अ स्ट्रेट लाइन बट फ्लैट, फ्लैट लाइन. तो अब ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0. ये कितने टाइम तक चला भाई? देखो ग्राफ की ओर देखो मेरा बेटा, पूरा देखो, पूरा पूरा देखो. ये कितने टाइम तक चला? 6 सेकेंड्स. अब आप इधर 6 लिखोगे क्या? अरे नहीं, 12 सेकेंड ऑलरेडी हो गए हैं, अब और 6 सेकेंड ऐड हो गए, तो मतलब ये ग्राफ चला है टोटल 18 सेकेंड्स के लिए. 12 प्लस 6 इज 18. तो टोटल मोशन कितने सेकेंड्स का है? 18 सेकेंड्स का. ये बात है. मगर एग्जामिनर की चालाकी तो देख, कहां पे फंसा दिया. एग्जामिनर बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थ्री व्हीलर ड्यूरिंग फर्स्ट 15 सेकेंड्स. हमें सिर्फ 15 सेकेंड तक जाना है, तो मैं एरिया निकालूंगा ना, एरिया निकालूंगा ना बेटा. कहां तक? बराबर 18 सेकेंड तक जाऊंगा कि सिर्फ 15 सेकेंड तक जाऊंगा? तो बेटा जी मुझे एरिया चाहिए सिर्फ 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 15 सेकेंड्स तक, मतलब ये एरिया मुझे चाहिए, ये इस ट्रेपीजियम का मुझे एरिया चाहिए. सही बात है. अब देखो बेटा, मैं एरिया कैसे निकालता हूं. मुझे पहले चाहिए ये वेलोसिटी, ये at t equal to 0 velocity was 0, then acceleration is constant, मतलब velocity increases at a constant rate. There is a maximum velocity with which the three wheeler moves for next 6 seconds. मुझे ये वेलोसिटी चाहिए ना पहले. अब देखो बेटा, A B C, पार्ट ए बी में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब लाइन ए बी का स्लोप tan थीटा होना चाहिए ना 1, क्योंकि एक्सेलरेशन इज स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा.
तो tan theta should be 1. If tan theta is 1 means theta is 45. If theta is 45 मतलब बेस शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर. अब बेस तो 12 सेकंड का है तो मतलब परपेंडिकुलर भी 12 होना चाहिए, जिसका मतलब दिस वेलोसिटी शुड बी 12 मीटर पर सेकंड. मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज किया बेटा. फिर से देखो, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स लाइन ए बी का स्लोप 1, दैट मीन्स tan theta is equal to 1. If tan theta is equal to 1 means theta is equal to 45. If theta is equal to 45 मतलब it is a right isosceles triangle. 45 base and perpendicular should be same. If base length is 12, perpendicular should be also 12. इसको आप कर भी सकते थे, मैंने अब थोड़ा ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं. थोड़ा दिमाग में तो जो दिमाग है ना थोड़ा शार्प हो जाएगा, कोई बात नहीं. अच्छा चलो, अब ये हो गया जी. अब मुझे चाहिए ये ना ये सारा एरिया, तो मैं इस पूरी फिगर को क्या ट्रीट करूंगा एज अ ट्रेपीजियम. तो मैं लिखूं ऐसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये और ये हो गए जी पैरेलल साइड. अब यहां से लेकर यहां तक है ना 15 प्लस यहां से लेकर यहां तक इट इज 12 to 15, 3 plus 3 मल्टीप्लाई बाई हाइट दैट इज 12, इज 12. सही बात. इसका मतलब जो आपका डिस्टेंस है मेरा बेटा किसके बराबर आएगा, 1/2 ऑफ 15 plus 3 इट इज 18 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आएगा 2 1s are 2 9s are. इसका मतलब 9 into 12 इट इज 9 2s are 18, 9 1s are 9, 1 इट इज 10, 108 मीटर. ए पार्ट इज द आंसर. इस क्वेश्चन को भी बेटा 2-3 बार करो. ऐसे क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं और इससे आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ग्रैप्स वगैरह वगैरह सबको एक क्विक रिवीजन मिल रहा है. तो चलते हैं बेटा अपने अगले सवाल की ओर. तो अगला सवाल बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे ना उनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था. मैं आपको वही बोल रहा था बेटा, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थी जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, तभी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर पाते थे, 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन. लेकिन अब सवाल देखो बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम. एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. तो एक्सेलरेशन कैसे वेरी हो रहा है, a इज इक्वल टू 2t प्लस 3. देखो बेटा एक्सेलरेशन इज 2t प्लस 3. देखो बेटा यहां जो आपका एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड किया, टाइम पे. जब जब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा तब तब ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है. मतलब अब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, अब आपको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा. ठीक है. नो फयाज दिमाग मेरी और मतलब दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी हैव टू यूज कैलकुलस, वी कैन नॉट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन. वो कहानी खत्म हो गई. अच्छा थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा. देखो बेटा फिर से देखो ग्राफ्स, ग्राफ्स कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 घंटे ग्राफ्स पढ़ाए थे पहले, इसलिए पढ़ाए थे. देखो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनाता हूं, ये कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप कांस्टेंट. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. मतलब दिस इज अ ग्राफ फॉर अ बॉडी विच इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सही बात है. अच्छा अगर ऐसे होगा अपना ग्राफ, अगर अपना ग्राफ ऐसे होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो बेटा, अगर अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हुआ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसे हुआ, इसमें क्या मसला है, देखो इसमें स्लोप वेरी हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है. अगर एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. तो जब जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व देखोगे तो जाहिर सी बात है बेटा इट इज अ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है ना बेटा. जरा देखो यहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहां पर भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट.
यहां का स्लोप यहां के स्लोप से क्या है, ज्यादा, मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बॉडी का ज्यादा है कंपेयर टू दिस पॉइंट बी। तो एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है ना, दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां आप कैलकुलस यूज करते हो, यहां आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं करते हो बेटा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। चलो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है देखो जितने भी एनसीईआरटी पे बेटा क्वेश्चंस है ना, वो एनसीईआरटी के हर किसी क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। इट इज नॉट अ रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस ओनली, इट इज अ रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से देखो बेटा। अच्छा चलते हैं अपने सवाल की ओर। अब एक्सेलरेशन क्या है, 2t + 3, फिर वायर t इन सेकेंड, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट t = 2 सेकेंड्स। हमें एक्सेलरेशन से स्पीड निकालना है एट t = 2 सेकेंड्स, मगर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो क्या करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन को क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज dv/dt इज इक्वल टू 2t + 3, dt को उधर लेंगे तो क्या मिलेगा, dv इज इक्वल टू 2t + 3 मल्टीप्लाई बाय करेंगे बेटा dt, डिफरेंशियल यहां से डिफरेंशियल यहां से, तो करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका भी इंटीग्रेशन इसका भी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, इसका 0 टू t, t कितना है बेटा 2 सेकेंड्स। ये हो गया कैंसिल, तो आंसर आएगा बेटा v डी कैंसिल, v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3dt कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 सेकेंड्स तक, 0 से लेकर के 2 सेकेंड्स तक। ये क्वेश्चन में बोला है ना वेलोसिटी एट t = 2, तो 0 to 2 करोगे ना। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, मतलब वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा बेटा, t2 आएगा बाहर, t dt का इंटीग्रेशन आएगा बेटा t² / 2 प्लस करेंगे बेटा 3 dt का इंटीग्रेशन आएगा t, इसका अंडर लिमिट आएगा बेटा 0 to 2, इसका भी अंडर लिमिट आएगा बेटा 0 to 2। ठीक है, अच्छा चलते हैं, करेंगे, थकेंगे नहीं, करेंगे, करके देंगे आपको, कोई बात नहीं। ये 2 ने, अरे भाई ये 2 ने ये 2 को खाया, तो आएगा v इज इक्वल टू t², इट इज 2² - 0², इट इज 4 प्लस 3, 2 - 0 इज 2, तो आएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज v इज इक्वल टू 3 + 6 + 4 10 मीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन, ए पार्ट है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहां हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ा बेटा। आई होप आप कॉन्सेप्ट्स बेटा रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, रिवीजन करेंगे, इंशाल्लाह मास्टर करेंगे एनसीईआरटी को। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। ऐसा सवाल मैंने वन शॉट सीरीज पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, जहां पोजीशन दिया था, आपको दिमाग में रहा होगा वो सवाल। वायर एक्सिस इन मीटर्स, टी इन सेकेंड्स, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t = 3 सेकेंड्स। अब डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा जी 10 + 15t + 5t²। ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट इज पोजीशन। ऐसा एक सवाल मैंने बिगिनिंग में किया था, मगर वहां एवरेज स्पीड निकालना था या एवरेज वेलोसिटी निकालना था। यहां पे एवरेज वेलोसिटी थोड़ा निकालना है। यहां पे बोला गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t = 3, एट मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, आंसर मिलेगा। डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट आपको वेलोसिटी देता है ना, तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 15t का डिफरेंशिएशन 15 प्लस 5t² का डिफरेंशिएशन 10t। अब t का वैल्यू आएगा 3, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 + 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30 + 15 45 मीटर्स पर सेकेंड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा। ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं, अगर मैं नहीं भी दिखाता तो आपको बुरा नहीं लगता, फिर भी मैंने दिखाया। ऐश करो बेटा, ऐश करो, दुआएं दो बेटा, बस दुआएं दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें बोलता है द रिएक्शन टाइम इज द टाइम इंटरवल इन विच अ पर्सन। बहुत जबरदस्त चीज, बहुत जबरदस्त चीज। देखो बेटा, रिएक्शन टाइम क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। क्रिकेट तो आप सब देखते होंगे, वहां बैट्समैन होता है ना। देखो बेटा, आप मानो बैट्समैन कर रहा है बैटिंग, ये शॉट कैसे खेलता है,
देखो बेटा, जब बॉलर आता है, बॉलर बॉल फेंकता है, पहले हम बॉल को क्या करते हैं? ऑब्जर्व। इन स्विंग मत है, आउट स्विंग मत है, क्या है क्या नहीं है, पहले ऑब्जर्व करते हैं। फिर शाबाश, फिर पहले ऑब्जर्व किया कहां से आ रही है, फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कवर ड्राइव मारना है, पुल मारना है, क्या करना है। तो पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, एक्ट करेंगे। अगर हमें पुल मारना है तो पुल ही मारेंगे। तो रिएक्शन टाइम में 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 थिंक, ऑब्जर्व। नंबर 2 थिंक। नंबर 3 एक्ट। तीनों चीजों में जो टाइम लगता है उनको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जर्व करोगे, बॉल आई बाउंसर, आपने ऑब्जर्व किया, फिर सोचा कि मैं क्या करूंगा, लेकिन लास्ट में किया ही नहीं तो सर फट जाएगा। दैट इज नॉट द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनीबॉडी टू, शाबाश शाबाश, ये ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, तीनों का समेशन जो टाइम लगता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा रिएक्शन टाइम। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो बेटा लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। अब रिएक्शन टाइम पे एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस है, दोनों के दोनों हम करेंगे और बहुत सारी फिजिक्स बेटा हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बोला कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। रिएक्शन टाइम इज द टाइम इंटरवल इन विच अ पर्सन, शाबाश, ऑब्जर्व्स, थिंक्स एंड एक्ट्स। बहुत बढ़िया। अब वही कॉन्सेप्ट में यहां पे अप्लाई करके इस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहता हूं। ध्यान से सुनो मैं क्या कहूंगा, ध्यान से सुनो बेटा। ये क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन ड्राइविंग अ कार, आप गाड़ी चला रहे थे और आपका स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा खासा स्पीड है। आई वुड सजेस्ट कि इतना स्पीड मत रखा करो, 40-50 रखा करो। 72 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा बेटा 5 × 18, ठीक है। ये आएगा 18 1 जा 18 4 जा, तो आएगा बेटा 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक गाड़ी चल रहा है कितनी वेलोसिटी से बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड से ये बेचारा चल रहा था। अचानक से इसको दिखा कोई बच्चा जो इस गाड़ी वाले से कितना दूर था, 100 मीटर। हम एज्यूम करेंगे वो जो बच्चा है वो अपनी जान नहीं बचा सकता, वो भाग नहीं सकता है, उसको हम फिक्स्ड रखेंगे। मतलब जो करना है ड्राइवर को ही करना है, वो अपनी जान नहीं बचाएगा। क्या बता वो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड करने निकला हो, वो यहीं से आ गया, ऐसे आ जाओ मारो। जो करना है ड्राइवर को ही करना है, ठीक है ना बेटा। अब ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड रिटार्ड्स द कार विद अ रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत जबरदस्त सवाल। इसने ब्रेक अप्लाई किया, जब इसने ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी में क्या आएगी? रिटार्डेशन, ठीक है ना। जब रिटार्डेशन आएगी तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और फाइनली ये गाड़ी रुक जाएगी। हमें बोलना है द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। हमें ड्राइवर का रिएक्शन टाइम बोलना है कि रिएक्शन टाइम कितना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा एक चीज आप याद रखो, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं चला रहा हूं गाड़ी और मैं आपकी ओर आ रहा हूं विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मगर आप अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आए तो मुझे ब्रेक लगाने में टाइम लगेगा। बिकॉज व्हाट इज द एक्शन आई हैव टू डू? आई हैव टू अप्लाई द ब्रेक, बट it will take me some time to observe you, think about you and then apply the brake. This time will be my reaction time. तो जितना एक ड्राइवर का रिएक्शन टाइम अच्छा होता है उतना एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। मगर देखो बेटा याद दिमाग में क्या रखना है आप लोगों को, जितना मेरा रिएक्शन टाइम है उतने टाइम में भी तो मैं चल ही रहा हूं। अरे नहीं समझे भाई, ऐसा थोड़ी है कि मैंने पहले गाड़ी रोकी फिर नहीं, मैं गाड़ी में चल रहा था, आप अचानक से मेरे सामने आए तो मुझे ब्रेक लगाना है, लेकिन ब्रेक लगाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, इक्वल टू द रिएक्शन टाइम। लेकिन इस वक्त में मैं क्या कर रहा था? मैं रुका हुआ तो नहीं था ना। जितना टाइम मुझे रिएक्ट करने में लगा उतने टाइम में भी मैं चल रहा था, मगर अभी ब्रेक अप्लाई नहीं हुई थी। मतलब ड्यूरिंग द reaction time I am driving with a uniform velocity. ये खतरनाक चीज है बेटा, इसको दिमाग में रखो। During the reaction time you are driving
विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं भी वही मानता हूं, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। इस टाइम को मैं मानूंगा बेटा टी आर, रिएक्शन टाइम। इट वॉज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब रिएक्शन टाइम खत्म, अब होगा एक्शन, अब होगा एक्शन, अब लगेगी ब्रेक। अब जब यहां ब्रेक लगेगी तो अब होगा रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना रिटार्डेशन होगा मेरा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मगर मैं लिखूंगा यहां -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, हमें रिटार्डेशन करना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। यह भी मैंने अपनी स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। रिटार्डेशन कब होता है? अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, तब रिटार्डेशन होगा। यहां इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव था, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी चाहिए, बैकवर्ड होनी चाहिए, तब जाके रिटार्डेशन होगा। सही बात है। तो अब इसने ब्रेक लगाया, गाड़ी में रिटार्डेशन आया, अब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे रुकेगा और ये कवर करेगा कुछ डिस्टेंस। इसमें भी इसको कुछ टाइम लगेगा, इस टाइम को हम मानते हैं टी। सही बात है। अच्छा, नाइस। अब मैं पहले क्या देखूंगा? पहले मैं देखूंगा कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बेटा? तो हम यूज करेंगे बेटा इक्वेशन, यहां से लेकर यहां तक हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सही बात है। v स्क्वायर 0, क्योंकि फाइनली गाड़ी रुक गई, माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20, तो आएगा बेटा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन है बेटा जी -5, तो यहां पे लिखेंगे -5 इंटू एस। दिस s we have to find out. Okay, it will be -400 is equal to -10, 2 5 are 10 into s, माइनस गया, s is equal to 40 मीटर। तो बेटा जी ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? 40 मीटर। 40 मीटर ब्रेक अप्लाई करने के बाद। लेकिन हमें सवाल ने क्या पूछा था? हमें सवाल ने पूछा था कि रिएक्शन टाइम बताओ। सही बात है। तो रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? 100 माइनस 40, इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज 60 मीटर्स। तो हाउ मच डिस्टेंस डज द बॉडी कवर ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम? 60 मीटर्स। तो बेटा इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसी बात को तो पकड़ना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मुझे टाइम निकालना है ना बेटा। अब देखो बेटा, क्वेश्चन का आंसर सुनो। ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम द ड्राइवर वॉज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने अभी पहले भी बोला था आपको, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी होता है हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? शाबाश, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस चीज को दिमाग में रखो बेटा, बहुत कुछ सीख रहे हो आप, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पूरा काइनेमेटिक्स आपको रिवाइज हो रहा है। ये इक्वेशन आप कब यूज करते हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये यूज होता है ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। तो during the reaction time the body moves with a constant velocity, that means the motion is uniform, that means we can use the equation s is equal to vt। अब distance कितना? 60, तो लिखेंगे 60 is equal to किस स्पीड से गया? 20, तो लिखेंगे बेटा 20 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम लगा बेटा? रिएक्शन टाइम tr। इसका मतलब रिएक्शन टाइम है ना बेटा 3 सेकेंड्स। आंसर ये हो गया जी आपका आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने पूछा है। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। और बेटा दिमाग में मैंने आपको बोला, याद रखो ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम द मोशन इज यूनिफॉर्म। इससे आपके सवाल करने में आसानी होगी। तो अगला क्वेश्चन मेरा बेटा ये है, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन टाइम। जो मैंने किया ये उसी का उल्टा है, ये आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। पहले जो मैंने क्वेश्चन किया उसको 2-3 बार करो,
आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। फिर इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप खुद से नहीं करोगे, आपसे नहीं होता है, तो घबराना नहीं है बेटा, आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो कहीं से, फिर वापस से प्रैक्टिस करो। बिकॉज हम आपको कितना भी क्यों ना पढ़ाए, जब तक बेटा आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सवालों को समझने की कोशिश नहीं करोगे बेटा, आपका फिजिक्स कभी भी, बिलीव मी, कभी भी इंप्रूव नहीं होगा, चाहे टीचर कोई भी हो। ये खुद से भी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल। ओके, ये सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी बेटा दे चुका हूं। क्या है ये? इन एनी रियलिस्टिक कंडीशन VT and AT graphs cannot have sharp kinks at some points. This implies that, मैंने आपको ये अपने वीडियो में बोला था कि जब जब आप कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हो, ऐसे जिसमें आप कोई शार्प किंक दिखाते हो, या आप कोई भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हो, ऐसे इस शार्प किंक का मतलब होता है चीजें एब्रप्टली चेंज हो गई। पहले एक्सेलरेशन बढ़ रही थी, फिर एब्रप्टली कांस्टेंट, एक ही टाइम पे दो चीजें हो रही है, पहले बढ़ रही थी, उसी टाइम पे कांस्टेंट हो गई, इसको बोलते किंक। तो बेटा किसी भी रियलिस्टिक सिचुएशन में असल में किंक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एवरी चेंज इज कंटिन्यूअस, इट टेक्स टाइम। तो एनी रियलिस्टिक सिचुएशन में जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा, तो रियलिटी में किंक्स नहीं होने चाहिए, रियलिस्टिक सिचुएशन में, असली दुनिया में। ठीक है ना? तो यही है, दिस इंप्लाइज दैट बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन चेंज एब्रप्टली, नेवर। Both velocity and acceleration cannot change abruptly at an instant. ये सही है, ये सही है। तीसरा, only velocity cannot change, only, ये दोनों गलत है। तो ये सही है कि जब जब velocity और acceleration change होते हैं, changes are always continuous, they take some time, abruptly mechanics में नहीं होती ये सब चीजें। तो this is a conceptual। अगला क्वेश्चन मेरा बेटा, फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पोजिशन टाइम ग्राफ इज, पढ़ा चुके हैं बेटा ग्राफ्स में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पोजिशन टाइम ग्राफ क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, हम यूज कर सकते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। इफ S आई ट्रीट एज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, तो S is proportional to T square, मतलब पोजिशन टाइम ग्राफ विल बी ऑलवेज अ पैराबोला, क्योंकि जब भी कोई चीज T स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ पैराबोला होता है। ये सब मैं ग्राफ्स में बेटा पढ़ा चुका हूं। 21st, मुझे नहीं लगता फिर से ये सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि मैं ग्राफ्स पे ऑलरेडी बेटा 2 वीडियोस बना चुका हूं। वो 2 वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको पूरा काइनेमेटिक्स समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन मैंने उसमें किया हुआ है। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज अगेन ए ग्राफिकल क्वेश्चन, जो मैंने बेटा ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था, फिर से रिवाइज करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। The velocity time graph of a particle moving along a fixed direction. ये एक velocity time graph है किसी पार्टिकल के लिए जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, as shown in the figure। इसमें आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन, देखो बेटा, जब जब एवरेज निकालना होगा, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो, जब भी एवरेज निकालना होगा बेटा, पहले देखा करो कहां से कहां तक, इंटरवल क्या है। इसने जैसे लिखा है बिटवीन 5 to 10 सेकेंड्स, मतलब हमें पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी चाहिए 5 to 10 सेकेंड्स। देखो बेटा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, होता है ना। तो मतलब पहले मुझे निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालूंगा मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से टोटल डिस्प्लेसमेंट? पढ़ा चुका हूं बेटा आप लोगों को, एरिया, एग्जैक्टली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप कैलकुलेट करोगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा।
लेकिन मैं कहां से कहां तक एरिया निकालूंगा? क्या पूरे ग्राफ का एरिया निकालूं? नहीं बेटा, नहीं मेरे कदर बेटे, 0 से लेकर 10 सेकेंड्स तक नहीं निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बोला है 5 to 10। अगर 5 to 10 एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम 5 to 10 सेकेंड्स का ही निकालेंगे। तो मतलब 5 to 10 सेकेंड्स अगर निकालना है तो इस छोटी ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स। तो कैसे मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट एरिया? जरा बताओ, ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हम लिखेंगे 1/2 ऑफ बेस 5 to 10 है, तो मतलब इट इज 5 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड इट इज 12, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 12, होल डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स तक कितना टाइम? 5 to 10, 10 minus 5 इट इज 5, तो डिवाइड बाय करेंगे बेटा 5। ठीक है, 5 गया, 2 1s are 2 6s are, द आंसर इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो गया जी आपका ऑप्शन। सो सिंपल। ये सारी चीजें मैंने ग्राफ्स में बेटा की हुई थी, अब फिर से रिपीट हो रही है चीजें, कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो, कोई बात नहीं। एज फार एज यू आर लर्निंग द थिंग्स आई हैव नो प्रॉब्लम। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, इसको मैं मार्क करता हूं स्टार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। प्लीज ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ऐसे वाला। बोला था मैंने ये क्या है। चलो एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको क्या पता चला इस ग्राफ से? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? वेरी नाइस, बोल चुका हूं मैं अपने वीडियो में, दिस ग्राफ इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज अ कर्व्ड लाइन। बोला था मैंने, जब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन होगा मतलब स्लोप वेरिएबल है, स्लोप वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ में मैं बोलूंगा बेटा एक्सेलरेशन एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा, क्या हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half r t square, v square minus u square is equal to as, s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। ये चार इक्वेशंस में हम कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है बेटा कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। अब पहला सवाल, पहला ऑप्शन क्या है? आपको क्या बोलना है बाय द वे? Which of the following is correct for describing the motion of particle over time interval t1 to t2? t1 to t2 इन इक्वेशंस में से आपको देखना है कौन सी इक्वेशन ठीक है। फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, एट टाइम t1 व्हाट इज द वेलोसिटी v1, एट टाइम t2 व्हाट इज द वेलोसिटी v2। हमें देखना है कौन सी इक्वेशन ठीक है। पहली vt2 स्क्वायर, vt2 स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट t2, vt1 स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट t1। सही बात है? तो vt2 स्क्वायर इज इक्वल टू vt1 स्क्वायर प्लस 2at। ये तो कभी भी इक्वेशन ठीक नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होना चाहिए, यहां 2at है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ही नहीं। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो नहीं हो, इट इज अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन। दिस डज नॉट डिस्क्राइब एनी फिजिकल सिचुएशन, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। दूसरा ऑप्शन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें देखो xt2 है, xt2 मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t2, ठीक है, इज इक्वल टू xt1, xt1 होता है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1। हालांकि जो ग्राफ है ना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मगर यहां एग्जामिनर बात कर रहा है पोजीशंस की। xt2 मतलब पोजीशन है t2, xt1 मतलब पोजीशन है t1। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो मुझे मिलेगा xt2 माइनस xt1, इसको इधर 2 मतलब पोजीशन है टाइम t2, x1 मतलब पोजीशन है टाइम t1, इज इक्वल टू आगे v एवरेज, फिर क्या है t1 माइनस t2 प्लस 1/2 ऑफ a एवरेज
आगे क्या है बेटा, T2 माइनस T1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसने यहां पर यूज किया है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। ये जो कुछ भी कह रहा है इसको गोली मारो। जरा मुझे आप एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ही बता दो प्लीज, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन बता दो खुदा के लिए। आप लोग सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है ना T2 माइनस T1। तो मतलब बेटा जी x2 माइनस x1 किसके बराबर आना चाहिए, V एवरेज इंटू T2 माइनस T1। ये इक्वेशन है ना, देखो दिस इज द इक्वेशन, ये आना चाहिए। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम इंटरवल, जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो। तो ये इक्वेशन ठीक है। मतलब अगर ये इक्वेशन यहां तक होता ना, यहां तक, और यहां T1 माइनस T2 के बदले T2 माइनस T1 होता तो ठीक था, मगर ये टर्म गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो इक्वेशन अगर ये होता ना XT2 माइनस XT1 इज इक्वल टू V एवरेज इंटू T2 माइनस T1, देन इट वॉज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसने अपना ही इसको ऐड किया है, पता नहीं क्या, हाफ ऑफ A एवरेज दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दिस कैन नॉट बी ट्रू। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी गलत, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। अब देखते हैं बेटा ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर आप नीट देने जा रहे हो और इन चीजों पे आपकी नजर नहीं है तो बेटा जी मैं आपसे यही कहूंगा कि नजर रखो, घबराओ मत। एनीवेज सी पार्ट कहता है VT2 मतलब फाइनल वेलोसिटी एट टाइम T2 इज इक्वल टू VT1 इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम T1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1। ये असल में कौन सी इक्वेशन है जो आप लिखते हो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन तो ठीक है, मगर क्या इक्वेशन यहां पर अप्लाई हो सकती है, नहीं। जब आप लिखते हो ना फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। 1000 बार बोल चुका हूं मैं बेटा, लेकिन यहां पर बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है ना, तो मतलब ये इक्वेशन यहां पर यूज ही नहीं हो सकती। गलत बात है, गलत बात है, ये इक्वेशन यूज नहीं हो सकती है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। ये भी गलत, सी पार्ट भी गलत, बी पार्ट भी गलत, सी पार्ट भी गलत। अब चलते हैं डी पार्ट पे। जाहिर सी बात है अगर ऊपर 3 गलत है तो चौथा तो ठीक ही होगा, लेकिन देखते हैं कैसे ठीक है। चौथे वाले ऑप्शन में क्या डिफाइन किया जा रहा है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जरा मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है ना टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो करो टोटल चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T2 माइनस T1। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हो गया अप्लाई। अब आप ये नहीं बोलना कि सर एवरेज एक्सेलरेशन सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा किसने बोला बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन सिग्निफिकेंट तभी होगा ना जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। जब कोई चीज वेरी करेगी तभी तो एवरेज निकालोगे। जैसे मैच में होती है ना रन रेट, थ्रू आउट द मैच रन रेट वेरी करती है, फिर हम एवरेज रन रेट निकालते हैं। तो जो चीज वेरी करेगी उसी का तो एवरेज निकालोगे। यहां एक्सेलरेशन वेरी कर रही है ना, तो इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे। अगर आपको T1 से T2 एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी करो, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 टोटल टाइम, दैट इज द आंसर। अच्छा जरा इसको एक और तरीके से लिखते हैं, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A एवरेज इंटू T2 माइनस T1, है ना।
ये T2 माइनस T1 इधर लो, तो क्या बना V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A एवरेज इंटू T2 माइनस T1, या हम ऐसे लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A एवरेज इंटू T2 माइनस T1। अरे यार ये क्या हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको मिली। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, अरे कंफ्यूज मत हो गए बेटा, देखो जनरली ऑनलाइन ये क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं क्योंकि टीचर का मकसद होता है कि बच्चों को समझ आए, लेकिन ये एनसीईआरटी पे है, मैंने उसको अवॉइड नहीं किया। देखो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A एवरेज इंटू T2 माइनस T1, ये है ना फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि ये इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते। अरे भाई वो ये था, उसमें A था, इसमें A एवरेज है। अगर आप लिखोगे ना V2 इज इक्वल टू V1 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम इंटरवल, तब गलत है इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि A कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप A की जगह एवरेज एक्सेलरेशन लिखोगे तो ये ठीक है। तो मतलब आपने बहुत खतरनाक चीज सीखी बेटा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब A की जगह एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है, तब इक्वेशन ठीक बनती है। तो बेटा दिस वाज द एंड ऑफ आवर मोशन इन 1D। अब हम अगले वीडियो में करेंगे बेटा मोशन इन 2D और रिलेटिव मोशन, ठीक है ना बेटा। तो 1D में जो रिलेटिव मोशन का पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, उसमें हम रिलेटिव मोशन भी करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन भी करेंगे। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा वो आपको अगली वीडियो में समझ आएगा, ताकि हमारे लिए चीजें बेटा आसान रहे। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।